मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, लॉन्गवे डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड वीडियो, 1971 वॉर रिलेटेड वीडियो, एक सेक्टर था इंडिया का लॉन्गवे राजस्थान की तरफ। तो देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, एंड तक जुड़े रहिए। चलते हैं वीडियो के फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 1971 एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने रणनीति को नई परिभाषा दी। उस दुनिया बदलने वाले युद्ध में कई ऐसी लड़ाइयां थीं जो नजीर बनी। हम इस सीरीज में 1971 की उन्हीं लड़ाइयों की कहानियां आपको सुनाएंगे। पहली कहानी है भारत पाकिस्तान सीमा में राजस्थान के एक छोटे से पोस्ट लोंगेवाला की और उस पोस्ट पर तैनात 120 मतवालों की, जो रेगिस्तान के वीराने में इस पोस्ट की निगरानी में तैनात थे, जहां दुश्मन की नजर डालने की गुंजाइश ना के बराबर थी। इसीलिए यहां चौकसी तो रहती थी, लेकिन अतिरिक्त तैयारी नहीं। भारतीय फौज का एक बड़ा हिस्सा भारत की पूर्वी सीमा से लगे ईस्ट पाकिस्तान में उलझा था और बाकी सेना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में लगी थी। पाकिस्तान ने सोचा अपने गिरेबान पर पकड़ ढीली करानी है तो कम तैनाती वाली सरहद से भारत में दाखिल हो जाए और इलाके पर कब्जा जमा ले, ताकि पूर्व की भरपाई पश्चिम में हो सके। दूर दूर तक बस रेत ही रेत, ना तो दुश्मन को कोई आड़, ना दुश्मन से हमें कोई आड़। तेज हवाओं में रेतीले टीले भी आज यहाँ तो कल वहाँ, इनका पता रोज बदलता रहता है। यहाँ सरहद पर नजर रखना एक अलग ही तरह की चुनौती होती है। आमतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर का ये इलाका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की देखरेख में रहता है, लेकिन युद्ध के ऐलान के साथ ही भारतीय सेना यहाँ स्थापित हो जाती है। 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। लोंगेवाला एक सामान्य सा पोस्ट था, लिहाजा 23 पंजाब की एक कंपनी को जिम्मा दिया गया। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यानी यहाँ सरहद को लेकर कोई मतभेद नहीं रहा है। यहाँ जैसलमेर जिले में सबसे लंबी रेतीली सीमा है, जिस पर सबसे महत्वपूर्ण इलाका साधेवाला था। लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फा कंपनी तैनात थी। इसकी अगुवाई कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। लोंगेवाला पर किसी तरह का खतरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, वहाँ पोस्ट पर तैनात कंपनी ने एक ऐसी आशंका जताई थी, लेकिन उस समय ये आशंका बेबुनियाद लग रही थी। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तान फौज कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी, और इसीलिए उसने 3 दिसंबर को पश्चिमी सीमा पर एक साथ भारत के 11 अग्रिम एयरफील्ड और रडार स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान की 18वीं डिवीजन के GOC जनरल BM मुस्तफ़ा को जिम्मा सौंपा गया भारत सीमा में घुसकर आक्रमण करने का। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम था ऑप लबैक। ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन को आगे निकलना था। वो लोंगेवाला को बाईपास करते और भारत में रामगढ़ तक दाखिल होते। इनके साथ टैंकों का एक स्क्वाड्रन भी होता। दूसरी ओर से ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब की अगुवाई में एक बटालियन को लोंगेवाला पर कब्जा करना था। अंतिम लक्ष्य के तौर पर जैसलमेर एयरबेस पर कब्जा करने की योजना थी, पर आखिरी लम्हे पर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने प्लान बदलवा दिया। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने लंबे चौड़े ऑपरेशन की जगह एक ही साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ने की योजना रखी। तर्क ये कि सीधा पक्का रास्ता वक्त बचाएगा और 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को लोंगेवाला जैसे अकेले पोस्ट को नष्ट करने में वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान का प्लान था कि लोंगेवाला में नाश्ता करेगा, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर। यूं तो इस साजिश की भनक नहीं थी, पर भारतीय सेना की ताकत है कि हम कभी अति आत्मविश्वास से नहीं बढ़ते और दुश्मन को कम नहीं आंकते। इसीलिए हमारी सतर्कता में कभी कमी नहीं होती।
4 दिसंबर की रात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोल पार्टी गश्त के लिए निकली थी। थार रेगिस्तान के सन्नाटे में उन्हें एक अजीब सी घरघराहट सुनाई दे रही थी। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने फौरन अपने कमांडिंग अफसर मेजर मदद पहुंचाई भी जाए तो कैसे। फौरी मदद ना मिलने की सूरत में मेजर चांदपुरी के सामने 2 विकल्प रखे गए। मेजर कुलदीप चांदपुरी ने वो चुना जिसने दुनिया के सैन्य इतिहास में वीरता की परिभाषा ही बदल दी। ये एक कठिन फैसला था। सामने थे भारी भरकम हथियारों से लैस 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, करीब 54 T-59 और शर्मन टैंक, और लोंगेवाला के अकेले पोस्ट पर कुल 120 सैनिक। एक जीप पर लगी रिकॉयलेस गन, एक मीडियम मशीन गन और 3 मोर्टार। 120 सैनिकों में से भी 30 सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ पेट्रोल ड्यूटी पर थे। मेजर चांदपुरी जानते थे कि पाकिस्तान की 2 बटालियन से मुकाबला कर पाना लगभग असंभव था, पर अगर लोंगेवाला की अकेली पोस्ट पर पाकिस्तानियों को कुछ देर रोक भी पाए तो पीछे तैयारियों की मोहलत मिल जाएगी। मुकाबला छोड़कर हट जाने का सीधा मतलब था जैसलमेर एयरबेस तक पाकिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं होता। मेजर चांदपुरी की पूरी कंपनी दिलेर थी। पीछे हटने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं था। सवाल ये था कि अब क्या, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर पोस्ट के पास कुछ भी नहीं था। 3 ओर कांटेदार तार लगी थी, पर एक दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चूंकि इस मोर्चे पर मदद के तौर पर टैंक या अतिरिक्त बल पहुंचाना संभव नहीं था, मेजर चांदपुरी ने एयर सपोर्ट की भी गुजारिश की। हंटर विमानों के लिए भी सवेरे तक का इंतजार करना था। सुबह की रोशनी में कम से कम 5 घंटे का वक्त था। इतनी देर तो दुश्मन के खिलाफ डटे रहना जरूरी था, चाहे कुछ भी हो जाए। निर्णय लेने में देर होती तो बहुत देर हो जाती। अंतिम निर्णय लेने से पहले कंपनी से एक आखिरी संवाद का वक्त था। इस जंग में उतरने से पहले यह स्पष्ट करना था एक एक सिपाही को कि ये जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जानी है। जो 1.25 लाख से 1 लड़ाकों को संकल्प ले सके वो साथ आए। सुबह तक पाकिस्तानियों को रोके रखना था, जान लेकर या जान देकर। मेजर चांदपुरी जानते थे कि एक छोटी सी टुकड़ी लेकर इतनी बड़ी फौज से टकराने का मतलब क्या था, लेकिन उनको ये भी पता था कि मातृभूमि के लिए ये करना ही था। अडिग निर्णय की शक्ति शूरवीरों के पास ही होती है, और निर्णय की सफलता के पीछे होता है निश्चय। फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने कौन है, फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने कितने हैं, फिर आप ये नहीं सोचते कि जीतेंगे कैसे। प्रण के आगे प्राण का मोल नहीं होता। टैंकों की आवाज धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी। ठंडी रेत दूधिया रात में बादल बनकर उठ रही थी। दुश्मन से फासला घटता जा रहा था। पाकिस्तान को ये मालूम था कि भारत की डिफेंसेस लोंगेवाला में मजबूत नहीं है, पर चूंकि ये उसके ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था, उसके पास पोस्ट को लेकर एक मुकम्मल जानकारी भी नहीं थी। इधर 23 पंजाब की टुकड़ी के पास ना तो मुकाबले के लिए पर्याप्त असलहा था और ना ही तैयारी का पर्याप्त समय। हथियार कम होने का सीधा मतलब था कि दुश्मन पर वार तभी किया जा सकता था जब वो बिल्कुल करीब आ जाए, पर करीब आने के इंतजार का मतलब ये भी था कि बचाव की गुंजाइश ना के बराबर। रात 12:30 बजे जब पाकिस्तानी लोंगेवाला पोस्ट के नज़दीक पहुंचे, तब तक सैनिकों ने पोस्ट के इर्द गिर्द कांटेदार तार बिछा दी थी। यूं तो ये सतही प्रोटेक्शन था, पर इसे देखकर पाकिस्तान का माथा ठनका। उसे शक हुआ कहीं ये एंटी टैंक माइन तो नहीं। उसका शक दरअसल पूरी तरह गलत भी नहीं था, क्योंकि सैनिकों ने एंटी टैंक माइन लगाना शुरू कर दिया था। लोंगेवाला इकलौता पोस्ट जरूर था, पर उसका एक सबसे बड़ा फायदा था, वो ये कि समूचे इलाके में लोंगेवाला पोस्ट जहाँ पर स्थित था वो सबसे ऊंची जगह थी और वहां से दुश्मन पर नजर रखना आसान था। संख्या के हिसाब से ये चिड़िया और बाज की ही लड़ाई थी, और गुरु गोबिंद सिंह से लेकर सारागढ़ी के परमवीरों तक इतिहास तो ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है। लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानियों ने अब बंदूकों का मुंह खोल दिया था।
पर जैसे जैसे पाकिस्तानी और करीब आ रहे थे, एंटी टैंक माइन फिट करने का काम भी जारी था। लोंगेवाला पोस्ट की ओर से जवाबी गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। रिकॉयलेस गन से सटीक निशाना लगा और पाकिस्तानियों का पहला टैंक ध्वस्त हो गया। आगे बढ़ता हुआ उनका दूसरा टैंक भी माइन की चपेट में आ गया। अब तक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 2 टैंकों का हश्र और पोस्ट के चारों ओर फैली कांटेदार तारों को देखकर उन्हें लगा कि यहाँ तो पूरी की पूरी माइनफील्ड है। उनकी पूरी फौज वहीं ठिठक गई। इधर लोंगेवाला पोस्ट से भारतीय सैनिक अब उन टैंकों पर निशाना साध रहे थे जिसमें युद्ध के लिए ईंधन रखा था। जैसे ही उनमें गोली लगी वो धधक उठे और पहले से ही चांदनी से रोशन रात और जगमग हो उठी। पाकिस्तानी सैपर अभी भी ये जांच ही कर रहे थे कि कटीली तारों में क्या माइंस बिछी हैं और साथ ही सरहद के भीतर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी टटोल रहे थे। इसी तलाश में उन्होंने पक्की सड़क छोड़ दी और रेत में टैंक उतार दिए। ये गलती पाकिस्तान को सबसे महंगी पड़ने वाली थी। रेत में फंसे पाकिस्तानी टैंक भारत के लिए आसान टारगेट थे। हमारे जाबाजों ने निशाना साध साध कर एक एक टैंक का सफाया करना शुरू किया और पाकिस्तानी बचने की नाकाम कोशिश में बुरी तरह छटपटा रहे थे। अब तक 12 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया जा चुका था। संघर्ष को करीब 5 घंटे हो चुके थे। अपने रथ में सवार होकर सूर्य तेजी से आसमान में आगमन कर चुके थे। मानो रक्त रंजित रणभूमि का प्रतिबिंब अब अंबर में दिखाई पड़ रहा हो। गोलियों की तड़तड़ाहट तब थमी नहीं थी जब आसमान से मौत की घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। भारतीय सेना के हंटर विमान और HF-24 मारुत जेट जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भर चुके थे। 4 में से 3 एयरक्राफ्ट को एयर डिफेंस रोल से अटैक रोल में परिवर्तित किया गया। रॉकेट रेल फिट करके उसमें रॉकेट लोड किए गए। रोशनी की पहली किरण के साथ ही विमान लोंगेवाला के आसमान में पहुंच चुके थे। पहले ही हमले में हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों की कब्र बना दी। बाज की तरह झपट रहे हंटर को देखकर पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। वो भागने की कोशिश भी करते तो कहां तक जाते। इधर विमान एक के बाद एक सॉर्टी कर रहे थे। अटैक के बाद फ्यूल और हथियार के लिए वापस जैसलमेर लौटते और फिर हमला बोल देते। पहले दिन के अंत तक पाकिस्तान के 15 टैंक तहस नहस हो चुके थे और 23 अन्य गाड़ियां नष्ट हो चुकी थी। लेकिन युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। 6 दिसंबर को भी दुश्मन को खदेड़ने का सिलसिला चलता रहा। वायुसेना के फाइटर्स ने कुल 17 सॉर्टी की। लड़ाई के खत्म होने तक पाकिस्तान ने 37 और टैंक गंवा दिए थे। जमीन और आसमान के वीरों के संयुक्त प्रयास के कारण लोंगेवाला में पाकिस्तान की एक पूरी T-59 रेजिमेंट मिट गई। युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी मैसेज इंटरसेप्ट हुए उन्हें सुनकर आपको भारतीय शौर्य का बेहतर अंदाजा होगा। दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलाक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। लोंगेवाला के वीरों को उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया गया। मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से नवाजा गया। लोंगेवाला में भारतीय जवानों की जीत पर खूब अध्ययन हुआ। ब्रिटेन के फील्ड मार्शल कार्वर ने लोंगेवाला का दौरा किया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से युद्ध की समूची रणनीति समझी। आज इंग्लैंड, फ्रांस, बांग्लादेश समेत आधा दर्जन देशों की मिलिट्री एकेडमी में लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। लोंगेवाला की जीत केवल सैन्य बलों के लिए शिक्षा का विषय नहीं, वो तो आम लोगों के लिए भी मिसाल है कि हौसला हो तो विरोधी की शक्ति से फर्क नहीं पड़ता। आज की इस कहानी में बस इतना ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये थी 1971 जो कि हम बुरी तरह हारे थे। एक तो थोड़ी बहुत हार होती है, एक बुरी हार होती है। हम बुरी तरह हार रहे थे और उसमें जो जवां मर्दी का मुजाहरा किया इंडियन सोल्जर्स ने, ये हिस्ट्री भी है और इनकी ये हिस्ट्री ऐसा डांस रहा है
इनकी ये हिस्ट्री की ये मिसालें जो है उन्होंने इसमें मैं हवाले अभी मिसालें ही दूंगा। एक मिनट ये मिसाल दी जाती है 1965 की जंग की, जो बोलते हैं हमारे यहाँ इधर मिसालें दी जाती हैं 65 की। कि इंडिया वालों ने बोला था कि हम लाहौर में जाकर अपना नाश्ता करेंगे। ऐसी मिसालें हमें इंडिया में देखने को मिली कि हम वो क्या पहले पोस्ट का नाम क्या था, जैसे मार्क इस तरह का जैसे तो वहाँ जाकर अपना नाश्ता करेंगे, लंच आगे करेंगे। ये भी उधर मिसाल जैसे बनी मारे है। इस तरह का क्या वो होगा कि वो नजर होगा भी ऐसा यार कहाँ हो गया 120 होगा? सोल्जर अल्बाजार भाई और 2000 किधर और 120 किधर। तो भाई 120 ने पाकिस्तानियों का दिफा किया है, तो ये सोच है कि भाई वो कितने मजबूत है असद भाई के लिए। अभी मैं तुम्हें इसकी बुनियाद बताऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा कि ये झूठ कैसे। अभी मैं कह दिया था, अभी मैं कहूंगा तो आप अच्छा मानेंगे मेरी नहीं। तो बात सुने, इंडिया की बात हो तो वो झूठ है। तुम्हारी आप सच है। आप बड़े गर्व मैं से आपको बोलते हैं। मिसाल भाई, मेरी से तो बात सुने, समझाऊंगा। भाई, अच्छा, मेरी- भाई, खुदा की बात मिसालें सुनो। से मेरी समझाऊंगा। बात सुन तो लो, फिर हाँ, बात बताओ, करो। बताओ, बताओ। इंडिया वालों की मिसाल वो गलत है, वो झूठे हैं, वो 2 नंबर है। जब आप मिसाल देते हैं कि 1965 की जंग हम सीनों पर बम बैठ गए, जो बांध कर हम टैंकों के थले चले गए थे, वो आपकी मिसाल ठीक वो है। सच मान लेते हैं। तो इंडिया वाले बोले वो झूठ मैं है। सर आपको लॉजिक एक और बात सुन ले, आप सुन रही है मैं सुनता रहूंगा, लेकिन जो आप बोलने नहीं हकीकत देंगे। बात तो ये है, है। हकीकत है वो माननी नहीं चाहिए हमें। मैं बताऊंगा इसमें हकीकत क्या होगी। अच्छा वो उन्होंने साथ बताया वीडियो, शायद आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि ये वाले जो है ना जंग का हवाला फ्रांस और यूके और मुझसे 2 कंट्री और नाम लिया, वहाँ ये उनके स्कूल कॉलेजेस में इस जंग का जिक्र है। और इस जंग ये उनके नाम पर कुलदीप सिंह इस जंग के नाम पर भाई गुलजार मूवी भी बनी हुई मूवी है। बनी हुई है। अच्छा जो हालात होते हैं उसमें कोई ना बोलते कोई जाओ, मूवी बोलते बनी- जाओ। सनी देओल ने बनाई है सनी मूवी। देओल। हाँ जी, बोलते जाओ। मैं बात करूंगा बाद में, पहले आप अपनी मुकम्मल कर लें। तो इसमें तो जो हकीकत है वो उसने बताई है और ये सच भी है, तो आप कैसे झुटला सकते हैं? आप- हाँ, मैं संजय दत्त की मिसाल देता हूँ। उनकी एक फिल्म है बॉर्डर का, फिर क्या नाम उनका? यहाँ ये बॉर्डर फिल्म ही है, यही फिल्म बॉर्डर का क्या, जिसमें यही वो एक फिल्म आई लड़की थिंक नजर बॉर्डर आती ही नाम है। नहीं, सनी वो देओल की फिल्म पता है नहीं, ये। ये जो और बॉर्डर ही बाहर आई में थिंक तो काफी हीरो अच्छा, होते हैं यार। उसमें तो अच्छा। वो ऐसे हीरो को दिखाते हैं कि वो एक बंदा पाकिस्तान में आता है और पूरे को 300-400 आदमी होते हैं जो शादी में शरीक होते हैं, उनमें से एक को मार देता है वो लड़के की पिछली बैक साइड से, तो दूसरे खड़े रहते हैं और उनकी करीब से वो लड़की लेकर चला जाता है। ये तो जरा फिल्मी ड्रामाई सीन जो है ना वो अक्सर करते रहते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे लोग कितने तगड़े। अब मैं इनकी असल बुनियाद पर आता हूँ। जी जी। महमूद गजनवी को मैं लेता हूँ सबसे पहले। यार ये- इंडिया पाकिस्तान की बात है, मैं मूल गजनी मैं मुसलमानों और हिंदुओं की बात करूंगा। इधर तो पाकिस्तान आपको और इंडिया की जंग लगी है तो यहाँ पर भी मूल हिंदुओं और मुसलमानों की बात होगी। ओए अल्लाह के बंदे मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। उन्होंने मैं- कहा मैंने इंडिया आज तक आपकी बात पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान की वॉर है 1971 और अब पाकिस्तान इंडिया मुसलमान पाकिस्तान है। के मेरी बात सुन। 93,000 सरेंडर। पाकिस्तानी मुसलमान है और वो हिंदू है, ये फर्क है ना, अभी भी है ना। तुम इधर तो भी मैं मजहब ले मिसाल आओ। दूंगा, यार मैं मिसाल हैरत है, इधर भी मजहब ले आए। यार मैं मजहब नहीं, मैं आपको इनकी असल जो चीज है ना, असल ताकत है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया अच्छा, की। आप हाँ, जो हिंदू और सिख मौजूद थे ना, उस वक्त में भी। 1971 की बात कर सकते हैं कि उस वक्त आपके भाई हालात अगर क्या बात थे? करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं बस कर देता हूँ। आप अगर क्या बात करना ये तो चाहते हैं? झूठ साबित है, क्या जवाब करना ही चाहते हो? जवाब ही नहीं मैं है। कहता जवाब हूँ, ही नहीं है, झूठे मैं के बाद ये बात भी झूठा नहीं है, है। ये वीडियो तो- भी झूठी। मेरी बात सुन, क्या तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं मिसाल जो आपको मैं समझाता मूल हूँ। गजनी की इधर मैं कुछ हिंदू और बोलने मुसलमान- लगा, हिंदू उसको इधर नहीं मुसलमान ले की गया। तो बात ही हम नहीं कर रहे हम हैं। पाकिस्तान इंडिया की बात हम कर रहे इंडिया हैं। पाकिस्तान की कौन बात कर रहे हैं, आप हिंदू मैं मुसलमान की जज्बे बात की करते आपको हैं। 65 की मिसाल दूंगा अच्छा मुसलमानों की, और वो उसकी एक लंबी 93,000 हिस्ट्री है। का कहाँ जज्बा? मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको लंबी यार, हिस्ट्री मुसलमानों यार। की दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये जज्बा सिर्फ अच्छा, मुसलमानों और में है। 93,000 कौन थे? जज्बा हिंदू का थे कि उधर मुसलमान उधर थे? जज्बा का मैं तो इस बात को भी सिरे से नहीं मानता। हाँ, नहीं मानता। मेरी ये- बात सुन ले, फिर- सिरे फिर- से वो ही सारी नहीं उसकी मानता। मूवी बनी हुई है। ठीक है, फिर आप रिएक्शन कर चुके हैं। हाँ जी। वो हकीकत मूवी है। बनी हुई है, साइन करते अगर हुए। आपने हंसना है तो भाई, हंसते मैं हैं। ये बात करना चाहता तो हूँ। भाई, आप कहते हैं कि 1971 में 93,000 का जज्बा था, वो मुसलमान थे कि बाकी हिंदू थे वो? मेरी बात सुन, 93,000 सिपाही एक जबान से कह देना एक लफ्ज है, लेकिन वो एक मानी में एक पूरी फौज नजर आती है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, वो झूठी बात है। मैं आपको समझाता हूँ उसमें कितना का सच है। अच्छा समझ में आई? समझा। वो वॉर मेरे भाई, वो लोग जिन्होंने सरेंडर किया था ना, वो मेरे भाई
पीछे से ऑर्डर मिले थे तो उन्होंने हथियार डाले थे ना। अच्छा, ये तो एक क्लियर हुआ मिनट। ना रुखसार भाई कि वो मान Surrender चुका है ना, किया। सिलेंडर मेरी को। सरेंडर किया है। बकवास छोड़ो, पहले बात लॉजिकली सुनो फिर बात करना। अच्छा लॉजिक आया जी। हाँ जी। बड़ा बड़ा फेंकना। अच्छा लॉजिक मैंने बोला है। अच्छा यार तुम इंसान हो क्या चीज हो? तुम लोग इतनी देर बोलते रहे, मैंने अच्छा आपको चले, रोका। कोई आप भी बोल। अच्छा, जब दो ममालिक की वार होती है ना मेरे भाई, तो लड़ते तो फौजी हैं लेकिन उनको कंट्रोल करने वाले पीछे बैठे होते हैं ममालिक मेरे भाई, और मुल्कों में बैठे होते हैं वजीर आजम, और वजीर आजम के ऊपर भी कुछ वजीर आजम बैठे होते हैं, जैसे कि इन दोनों ममालिक को चलाते आए हैं शुरू से। अब मुझे इंडिया का नहीं पता कि वो मानते हैं या नहीं मानते, और मैं जिस तरफ ये बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो मेरे भाई ये वॉर रोकी गई थी इंटरनेशनल लेवल पर, समझ में आई मेरी बात? वहाँ से जब रोकी गई तो पाकिस्तान के लोगों आर्मी को ऑर्डर मिला, अफसरान को अपने हुकूमत की तरफ, हुकूमत ने जो ऑर्डर दिया वो अफसरान को दिया, और अफसरान ने ऑर्डर दिया उन लोगों को जो जंग कर रहे थे, तो तब वो सरेंडर हुए, ना कि आपकी बहादुरी की वजह से सरेंडर हुए। अब हर वीडियो में उस 93,000 को लेकर आ जाते हैं। सरेंडर तो हुआ था यार मैंने आपको समझा दिया किस तरह सरेंडर हुआ यार। था। मैच जब वो जंग असद रोकी भाई, गई थी असद तो भाई, सरेंडर हुए थे मेरे असद भाई। भाई मेरी सुन ले बात, जब मैच खेला जाता है ना तो जो मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ ना, मैं यार तुम्हें मेरी समझाता हूँ। सुन ले ना, मैंने आपकी बात समझ रहा मेरी हूँ। सुन ले, मैं समझ और रहा हूँ मेरी आप जो सुन कहना ले, चाहते हैं, मैंने मेरी बात तो सुन। फिर आपके मुल्क की औकात तो कोई नहीं ना, अब हुक्म तो इसमें है कोई ना। फिर इधर तो किसी ओ मुल्क ये भी के कहने पर शर्मिंदगी आप- है, मेरी तो बात सुने, ये भी शर्मिंदगी है। आप डिसीजन मेकर तो है ही नहीं है ना, नहीं। तो सन आप 1965 में किसी इंडिया कहने ने किसकी मानी थी? क्या मानी थी? जब इंडिया की फौज हमारे घेरे में थी तो तब इन्होंने क्यों छोड़ा था, इस बात को पता आपको? कहाँ घेरे में थी? अच्छा, किधर घेरे में गुजार थी? भाई, लाहौर के एक- बॉर्डर में वो एक- मेरे भाई कितने ही जवान पाकिस्तान यार, में नहीं, आए थे। आपके गुजार भाई, आपके एक बात मैं फौजी- कहना मेरी तो चाहता बात सुन, आपके फौजी मानते थे कि जो इंडिया की फौज गुजार- थी वो लाहौर के बॉर्डर के नजदीक आ गई थी, वो हैरान थी कि हमें तो कोई अच्छा, आगे से मुशक्कत अच्छा, नहीं है, मैं- कोई आगे कोई रोक नहीं रहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये कोई यार पाकिस्तान जितनी की- बातें करवा लो ना, ये नीचे पड़े भी शेर हैं। अब समझ में आई मेरी वक्त आ बात? गया, मुझे लगता है गुलजार भाई आलोक सर की वीडियोस हैं डिफेंस डिटेक्टिव पर, चार आवाज के लिए मैं काफ़ी दिनों से ये प्लान कर रहा था। असल भाई आपको फ्री हैंड है, आप अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर लें, मैं आपको 8-10 मैं सुन ले पहली बात। सोर्सेज इस्तेमाल और करूंगा, यार लेकिन मेरी- तुम्हारी औकात है वो इस वीडियो में लगाने की। और यार सुन ले, तुम YouTube पर वो सोर्सेज लगाओगे, इस बात की क्या गारंटी यार है? सबर की वो बात तो सुन ले, हम वो तुम सोर्सेज बैठे हो पैसा कमाने मेरे भाई, और बात सुन और ले। सीधी सी बात किया करो जो वीडियो में समझ में अरे आती हो। अल्लाह के बंदे सुन तो ले, तुम तो जज्बाती हो गए, शार्ट जज्बाती नहीं हो गया मैं बात ये कर रहा हूँ 4 वॉर के रिलेटेड डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियोस हैं, जिस तरह लोग भाई ने वो सबूत दिए हैं। अगर आप मैं भी दूंगा, मैं भी सबूत दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो में लगाने पड़ेंगे। आप वीडियो हमने नहीं लगाई, आपने बताना सबूत दूंगा, गुलजार भाई, सबूत होंगे तो दूंगा ना। मैंने कहा ना, मैं तो आपको दूंगा, लेकिन आपने एक वीडियो में लगाने मिनट हैं। एक मिनट आप मेरी बात तो सुन ले दोनों। आप वो हवाला बताएंगे, बुक का हवाला बताएंगे, बिल्कुल बताऊंगा। और सबर कर ले, सुन तो ले, वेबसाइट से पढ़ा होगा, वेबसाइट का हवाला देंगे, किसी उनके मेजर की, अपने मेजर की बात करेंगे, किसी उनके मेजर कर्नल की को बात करेंगे जो ऑथेंटिक होगी, तो तब हम ये वॉर्स की जो पूरी एक रील लेना, ये पूरी एक हम शुरू करेंगे। तो मैं आपको देता हूँ आज, क्योंकि आज कुदरती ये एक वीडियो आ गई वॉर को रिलेटेड, तो 4 वॉर्स हैं, उस पर हम भाई एक लाने जा रहे हैं पूरा एक साथ। अब सर भाई को मैंने दे दिया टाइम, 8 दिन 10 दिन, जितनी ये तैयारी कर सकता कर ले, अपने जो सबूत ढूंढ कर लाना चाह सकता ले आए। हम अब जो 8-10 दिन बाद हम लेकर आएंगे सारी वॉर जो पाकिस्तान भाई की रुखसार, डिफेंस डिटेक्टिव मेरी पर। बात- असल भाई बात खत्म, बात उस खत्म पर है, अगर मैं आपके भी- पास मैं भी ऑडियंस, इंडियन की ऑडियंस से एक ही सवाल उस पर करना आप चाहूंगा। जो मर्जी बोल सकते हैं, नहीं, मैं लेकिन बोलूंगा हकीकत सबूत बोलना, के साथ, सबूत हकीकत के साथ सबूत बोलना। में बोलूंगा, लेकिन बर्दाश्त करने की ताकत आप में भी वो होनी चाहिए। करेंगे अगर हकीकत और हुई तो। दूसरी बात आप में होनी चाहिए इंडियन ऑडियंस को, और तुम्हें इस चीज की पावर होनी चाहिए कि तुम वो सबूत मेरे अपनी वीडियो में चलाओ। वीडियो में नहीं हम चलेंगे, हम हवाले देंगे, जो हम बात करेंगे वो नहीं, हम नहीं, खुद नहीं, देंगे, ये हवाले मेरी देंगे, बात जो आप हवाले देंगे मैं वो आप आपको बताएंगे। पूरी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरा सबूत दूंगा, बुक नंबर वो सब कुछ दूंगा, वीडियो भी दूंगा उसके मुताबिक। एक और लेकिन वो रिलेटेड और होगी, यार आप इस बात वीडियो तो में सुन ले, लगाएंगे। दबड़ बात तो सुन ले, आप वो बुक पाकिस्तानी ना हो ना इंडियन हो, क्यों? ना पाकिस्तानी बुक को ना इंडियन की बुक को। वो जो बात करते हैं वो भी पाकिस्तानी और इंडियन बुक्स की करते हैं, और किसकी करते हैं? ना 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 और मेरे भाई मेरी बात सुन, ये अच्छा। दुनिया में है सिक्का जिसकी लाठी उसकी भैंस। चले तुम बात हजार कंप्लीट बात हुई, करो। बात कंप्लीट हुई, आप मानने को तैयार हैं, अगर आप इतनी पावर है आप जुटला सकते हैं, तुम वॉर पावर में मैं एक चीज की पावर को मानता हूँ, मैं- और मैं मानता हूँ अपनी ईमान की पावर को।
मैं समझ में आई मेरी बात? याद के पास और मुसलमान की पावर को मैं मुझसे बेहतर बहुत कोई नहीं जानता। बहुत बड़ी समझ में आई मेरी पावर बात? 93,000 ने पावर दिखाई थी उधर सरेंडर होकर। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, और हम ये आज करीब शुरू करने वाले हैं। आप वेट करें। असद भाई को मैंने 10 दिन, असद भाई कितने दिन चाहिए? मुझे एक दिन भी नहीं चाहिए, मुझे आधा सुबह घंटा भी नहीं चाहिए, क्या ना कर, मुझे 10 सुबह मिनट लगा भी नहीं दो। चाहिए। चला जी, एक जो मैं फिर मानने भी नहीं चाहिए तो फिर भी आधा घंटा भी क्या 8-10 दिन देते हैं। आप फुल तैयारी कर ले, आप फुल प्रूफ ले आए। हम उस पर पूरी एक शुरू करने वाले हैं, एक समय सीरीज शुरू करने वाले हैं। हम वो सीरीज में करेंगे, तो वेट करें। असद भाई आज बहुत गर्म हो रहे थे, मानने के लिए तैयार, मानस में फिर भी नहीं। खैर, मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉप के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।